हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज प्रतिमा मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज टेट स्पेशल पर हम विराम चिन्ह लेके आए हैं। वैसे तो इम्पोर्टेंट है सभी कक्षाओं, सभी जो है परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, लेकिन अब टेट की परीक्षा नज़दीक है तो क्लास 2 व्याकरण का जो है विराम चिन्ह लाए हैं, जिस पर 50 क्वेश्चन, अमेजिंग क्वेश्चन है। तो इसको अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, वैसे हम बहुत बढ़िया भी पढ़ाएँगे आप लोगों को समझा के, अगर आप अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन मिसिंग नहीं होगा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चलिए पढ़ाते हैं विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्यों में विराम के लिए प्रयोग किए जाने वाले संकेत चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। अविराम चिन्ह कहते किसे हैं? वाक्यों में विराम के लिए जो संकेत या चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। सब अब मान लीजिए पूछा जाए कि विराम का अर्थ क्या है, तो विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्यों में विराम के लिए प्रयोग किए जाने वाले संकेत को क्या कहा जाता है? अभी पूछा जाए कि वाक्यों में विराम के लिए प्रयोग किए जाने वाले संकेत को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। शब्द और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने के लिए वक्ता समय समय पर सांस लेने के लिए रुकता है। भिन्न भिन्न वाक्यों को व्यक्त करने के लिए भी रुकना पड़ता है। रुकने की क्रिया को विराम कहते हैं। जो हम रुकते हैं, जैसे कहीं अल्प विराम है, कहीं पूर्ण विराम है, कहीं विस्मयादि बोधक है, तो हमारी रुकने की क्रिया ही क्या कहलाती है? विराम कहलाती है। भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं, वाक्यों के मध्य और अंत में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब जैसे है रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो। जैसे एक साथ कह दिया गया, इसमें कहीं नहीं रुका गया। रोको मत, जाने दो, तो यहाँ पूर्ण रूप से कहकर हम रुक गए, इसलिए यहाँ होगा पूर्ण विराम। रोको मत, जाने दो, कहने का मतलब जो जा रहा है उसको रोको मत, जाने दो। तो रोको यहाँ लग गया जो है अल्प विराम, और रोको मत, जाने दो, यहाँ भी अल्प विराम लग गया। तो तीनों वाक्यों में विराम चिन्ह के प्रयोग मात्र से अर्थ में भिन्नता आ जाती है। देखो, एक हो गया कि रोको मत, जाने दो, कहने का मतलब जाने दो। एक हो गया रोको मत, जाने दो, यानी कि रोक लो, मत जाने दो, उसे मत जाने दो। और एक हो गया रोको मत, जाने दो, कि मत रोको, इसे जाने दो। तो जो है विराम चिन्ह का हमारे जीवन में मतलब बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए, उपर्युक्त तीनों वाक्य में विराम चिन्ह के प्रयोग मात्र से अर्थ में भिन्नता आ गई। पहले वाक्य में अल्पविराम के अभाव में अर्थ स्पष्ट नहीं होता, दूसरे और तीसरे वाक्य में अर्थ स्पष्ट हो जाता है, लेकिन एक दूसरे से विपरीत अर्थ मिलता है, जबकि तीनों वाक्यों में एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया। देखिए, विराम चिन्ह पे आता है, अगर आप सही गलत जो मतलब विराम चिन्ह वाला कि पहचानना होता है, उसमें भी आता है, और जो शुद्ध अशुद्ध आते हैं उसमें भी विराम चिन्ह का जो है प्रयोग करके उसे उसको भी मतलब सही गलत में बताना होता है। कभी कभी विराम चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं सही गलत बताने के लिए। तो हम विराम चिन्ह को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हमने थ्योरी रख दी पहले, कि आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, उसके बाद 50 क्वेश्चन है हमारे पास, उनको हम हल कराएँगे तो आप आसानी से हल कर लेंगे। देखिए, पूर्ण विराम क्या है? फुल स्टॉप, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फुल स्टॉप। तो विराम चिन्ह का अर्थ है पूरा रुकना। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम का मतलब है फुल स्टॉप, यानी पूरी तरह से। फुल माने पूरी तरह से रुक जाना। प्रत्येक वाक्य की पूर्ण समाप्ति के बाद पूर्ण विराम लगाएं। पूर्ण विराम तो ऐसे सब लोग जानते हैं, केवल प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों में पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं होता। पूर्ण विराम राम जाता हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। दोहा, श्लोक, चौपाई यदि आदि की पहली पंक्ति के अंत में इकहरा पूर्ण विराम होता है, दूसरी पंक्ति के अंत में दोहरा लगाया जाता है। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जस, जो दायक फलचारि। तो यहाँ देखिए 2 लगा दिया गया है, यहाँ 1 लगा है। इस तरह कभी कभी ऐसे दे देते हैं, तो शुद्धि अशुद्धि में तो शुद्ध अशुद्ध वाक्यों में पहचानना होता है, तो कभी कभी पूर्ण विराम
पर भी उसमें जो है शुद्ध बनाया गया होता है। अल्पविराम किसे कहते हैं? जो केवल इस तरह एक कामे की भांति लगा दिया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमा। अल्पविराम का अर्थ है बहुत कम समय के लिए रुकना। जैसे कहते हैं, जैसे सीरियल से लिख दिया दाल, रोटी, चावल, जैसे थोड़ा-थोड़ा रुकना, दाल, रोटी, चावल, या राम, श्याम, सीता, गीता, इस तरह जहाँ थोड़ा-सा रुका जाता है, वहाँ क्या होता है? अल्पविराम। अल्पविराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्पविराम लगाया जाता है, लेकिन अंतिम शब्द के पहले और का प्रयोग होता है। इस तरह का पूछा जाता है क्वेश्चन कि राम, श्याम, मोहन और रहीम। अभी ये बताया जा रहा है कि जैसे 2-4 लोग हैं, राम है, श्याम है, मोहन है, और उसी पर स्टॉप हो गए कि जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, मतलब राम, श्याम, मोहन जो है, और मतलब रहीम जा रहे हैं। अब 4 लोग हैं, तो 3 पर तो हम स्टॉप लगा देंगे, चौथे पर और रहीम जा रहे हैं। तो वही बता रहे हैं कि एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद तो अल्पविराम लगता है, लेकिन अंतिम शब्द के पहले और का प्रयोग कर दिया जाता है। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, सचमुच, बस, देखिए अल्पविराम लगा है। हाँ, सचमुच, बस, अतः, वस्तुतः, अच्छा, नहीं, आदि जैसे शब्दों के पश्चात भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। हाँ, कल मैं जाऊँगा, नहीं, यह काम नहीं हो सकता। तो जैसे हम थोड़ा ठहर गए, हाँ, कल मैं जाऊँगा, ये अल्पविराम। जहाँ किसी बस व्यक्ति को संबोधित किया जाए, वहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राधा, कल से स्कूल जाना है, तो थोड़ा-सा रुका, जैसे थोड़ा-सा रुकी कि राधा कल से स्कूल जाना है, तो राधा को संबोधित किया, कहा, लेकिन मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर केवल कॉमा लग गया। शब्द युग्मों के अलगाव दिखाने के लिए अल्पविराम का प्रयोग है, जैसे लाल और पीला, कल और आज। तो यहाँ भी ये दोनों अलग-अलग है, जैसे लाल और पीला 2 कलर इसमें हो गए, कल और आज, तो ये अलग हैं, इसलिए इनको अल्पविराम लगा दिया गया। किसी वाक्यांश से उपयोग को अलग करने के लिए भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 वाक्य लिख दिए गए, 2 वाक्य लिख दिए गए, एक उपवाक्य है, एक जो है, अब उपवाक्य का मतलब है जैसे एक पूर्ण वाक्य है और जो उस पर निर्भर है वो उपवाक्य हो गया। तो संदीप विद्यालय जाता है, पूरा हो गया, पर पढ़ता नहीं है। संदीप जाता तो है लेकिन पढ़ता नहीं है। तो संदीप विद्यालय जाता है पर पढ़ता नहीं है। तो ये उपवाक्य हो गया, ये संदीप ये वाक्यांश हो गया उपवाक्य, यानी संदीप जो है पढ़ता नहीं है। थोड़ी देर के लिए रुका गया। किसी पत्र में अभिवादन और समापन में अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे आदरणीय पिताजी। जैसे किसी का अभिवादन करिए या किसी का सम्मान करिए, तो जैसे भवदीय, मान्यवर। अब लोग लिखते होंगे, अब तो चलन चला गया उसका पत्र लिखने का, नहीं तो आदरणीय पिताजी, उसके बाद प्रणाम, या ऐसे भी अल्पविराम लगता है। जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हो, सुनो यानी कि जो शब्द दोहराए जाएं, वहाँ भी अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे सुनो पिताजी बाजार जा रहे हैं, जैसे किसी को बताया जाए कि सुनो पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो जहाँ 2 वर्णों की पुनरावृत्ति, यानी जो जो है 2 बार बोला जाए, तो 2-3 बार बोला जाए, तो वहाँ भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जहाँ वाक्य के बीच में लेकिन, किंतु, परंतु और इसलिए, क्योंकि, अतः आदि वाक्यों का प्रयोग होता है, वहाँ अल्पविराम। जैसे अजय ने परिश्रम किया, इसलिए परीक्षा में फेल हो गया। तो जहाँ अजय ने परिश्रम किया, इसलिए परीक्षा में फेल हो गया। अब यहाँ देखिए 2 वाक्य है, इसलिए लग गया, बता रहा है ना कि लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, अतः अगर लगता है अव्यय, ये अव्यय है, इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में अगर लगता है तो उसके पहले हम अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। जब वाक्य में किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता किसी संबंधवाचक सर्वनाम के द्वारा बतानी हो, तो वहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी की पहचान बताना है,
या किसी की विशेषता बताना है, जैसे है मेरा मित्र जो एक डॉक्टर है, लंदन गया, यहाँ भी लगता है। जैसे किसी की पहचान बताई जाए तो संबंध बताया जाए, तो वो संबंध बता रहे, जैसे किसी वस्तु की विशेषता या संबंध सर्वनाम के द्वारा बताई जाए। जैसे मेरा, मेरा सर्वनाम है, अब बता रहा है कि मेरा मित्र जो एक डॉक्टर है, अब उसकी जो है उसका संबंध बताया जा रहा है, उसकी विशेषता डॉक्टर है बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है कि मित्र है। तो जहाँ विशेषता बताई जाए, संबंध बताया जाए, वहाँ भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। क्रिया विशेषण वाक्यांशों के बाद भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। क्रिया विशेषण, भगवान बुद्ध ने, जो विशेषता क्रिया के पहले पहले लगे वही होता है क्रिया विशेषण। मायावी जगत के दुखों को देखकर तप प्रारंभ किया, यानी क्या प्रारंभ किया? तप, यही हो गया क्रिया विशेषण। मायावी जगत, ये हो गया तप प्रारंभ किया क्रिया। मायावी जगत को देख कर तप प्रारंभ किया भगवान बुद्ध ने, यानी क्रिया विशेषण वाक्यांशों के बाद भी अल्पविराम लगता है। ये मायावी जगत के दुख को देखकर और तप प्रारंभ किया, तो तप प्रारंभ किया ये हो गई क्रिया, और विशेषण हो गया मायावी जगत को देखकर। किसी कथन के उद्धरण से पूर्व भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो। देखो कहा, फिर तुम मुझे खून दो, कामा लगा दिया, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उद्धरण के अंदर है, इसमें है तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी। दो बात कही कि एक तो तुम मुझे खून दो, फिर काम वहाँ अल्पविराम मतलब रुक गए, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह उद्धरण के अंदर अगर हैं तो वहाँ पर भी कामा का प्रयोग होगा। अंकों को लिखते समय अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे 1 2 3 4 ये लगातार कोई चीज़ लिखें, वहाँ भी अल्पविराम का प्रयोग होता है। मिश्रित वाक्यों के आश्रित वाक्यों को अलग करने के लिए अल्पविराम का भी प्रयोग होता है। जैसे यदि शुभम आता अधूरा है तो कार्य अवश्य हो जाता। अब कार्य मतलब उसमें जोड़ा गया, यदि शुभम आता तो कार्य पूरा हो जाता, तब तो सही है। लेकिन यदि जो है ये आश्रित है, ये शुभम आता तो कार्य पूरा हो जाता। अब शुभम आता तो ये शुभम जो है आश्रित है किसके ऊपर? कार्य अवश्य हो जाता। तो शुभम आता तो कार्य अवश्य हो जाता। तो जहाँ आश्रित वाक्य हो, यानी कि जिसे मिश्र वाक्य कहा जाता है, जहाँ मिश्र वाक्य हो वहाँ भी अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे एक दूसरे के बिना कोई कार्य ना हो, अधूरा रहता है जहाँ कार्य, वहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। तारीख के साथ महीने लिखने पर वहाँ भी जो है अल्पविराम का प्रयोग हो। जैसे तारीख लिखा 15 अगस्त और उसके बाद सन लिख दिया, तो वहाँ भी अल्पविराम, जैसे 15 अगस्त कामा 1947 को भारत आज़ाद हुआ, इस तरह का अगर आता है तो यहाँ भी कामा लगेगा। अल्पविराम, अल्पविराम अभी तक हमने पढ़ा जो है अल्पविराम, अल्पविराम केवल ऐसे लगता है, लेकिन हम अर्धविराम पढ़ेंगे तो अर्धविराम के ऊपर ऐसे रहेगा, एक जो है बिंदु रखा रहेगा। अल्पविराम और अर्धविराम में यही अंतर है। तो जो है अर्धविराम का अर्थ है आधा ठहराव, कि आधा यानी कुछ देर के लिए रुक जाना, यानी आधी बात कह करके फिर रुक जाना, फिर बात कहना। जैसे है कि अर्धविराम का प्रयोग निम्नलिखित, जैसे एक उपवाक्य या वाक्यांश का दूसरे उपवाक्य या वाक्यांश से दूर का संबंध बताने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे बिजली चमकी फिर भी वर्षा नहीं हुई। अब दो वाक्यों के बीच में बताया जा रहा है, दो उपवाक्यों के बीच में संबंध बताया जा रहा है कि जैसे बिजली के चमकने और उससे जो है बरसात होती है, लेकिन दोनों का संबंध है, बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी, लेकिन बिजली चमकी फिर भी वर्षा नहीं हुई, बिजली चमकी फिर भी वर्षा नहीं हुई। तो यहाँ आधे में ठहर गए, आधी बात कहकर ठहर गए, इसलिए यहाँ आधा ठहराव है, इसलिए यहाँ पर अर्धविराम होगा। संदीप विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार था, यहाँ भी आधी बात कहकर जो है ठहराव हो गया, इसलिए अर्धविराम। सभी प्रकार की उपाधियों के लेखन, दो उपाधियों के बीच अर्धविराम, जैसे BA, MA, B.Ed,
यमस्सी, इस तरह अगर लिखेंगे तो उसमें भी अर्धविराम होगा, क्योंकि रुक रहे हैं ना। बीए, उसके बाद बीएड, उसके बाद फिर रुका, फिर एमएड, एमएससी, इस तरह। उसके बाद है जहाँ कई वर्गों की बात कही जा रही हो, मतलब ये ध्यान दीजिए कि जहाँ उपाधियाँ लिखी गई हों, तो ये उपाधियाँ है ना, बीए, एमए, एमएड, एमएससी, तो वहाँ भी अर्धविराम होगा जहाँ कई उपाधियाँ साथ में लिखी जाए। जहाँ कई वर्गों की बात की जा रही हो, प्रत्येक वर्ग के अंत में अर्धविराम हो। जैसे भोजन के लिए पूड़ी, पुलाव, मटर पनीर, दही, पापड़। जहाँ कई, मतलब ये सारे वर्ग अलग अलग हैं, जैसे पूड़ी अलग है, पुलाव अलग है, चावल से बना है, मटर अलग है, पनीर है, मटर पनीर अलग है, दही अलग है, ये सब अलग अलग वर्ग के हैं। अगर एक ही वर्ग के होते तो अर्धविराम ना लगता, लेकिन ये अलग अलग वर्ग के हैं, पूड़ी अलग है, पुलाव अलग है, सलाद अलग है, मिठाई अलग है, इसलिए यहाँ पर भी अर्धविराम होगा। मिश्र और संयुक्त वाक्यों के विपरीत अर्थ प्रकट करने से उपवाक्यों के बीच अर्धविराम होता है। गांधी जी नहीं रहे, एक तरफ तो बता रहा है कि नहीं रहे, विपरीत अर्थ, और दूसरी तरफ अमर हो गए। अमर हो गए तो कहने का मतलब मरे ही नहीं, और एक तरफ बता रहा है कि जो है नहीं रहे, तो यहाँ पर भी अर्धविराम होगा। यानी विपरीत अर्थ प्रकट करने पर मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ अगर प्रकट किया जाए तो वहाँ पर भी अर्धविराम का प्रयोग होगा। किसी वाक्य उपवाक्य को परस्पर अलग करने से अर्धविराम का प्रयोग होगा। आज सर्वत्र अराजकता है, अगर दोनों को अलग किया जाए, आज सर्वत्र अराजकता है, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, किंतु पूछने वाला कोई नहीं है। देखिए, सब अलग, परस्पर अलग करने के लिए आज सर्वत्र अराजकता है, एक बन गया, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, एक बन गया, किंतु पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो यहाँ पर भी जो है अर्धविराम का प्रयोग होगा। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग, प्रश्नवाचक तो सब लोग जानते होंगे, क्वेश्चन मार्क, जहाँ क्वेश्चन पूछा जाए, क्या आप घर पर नहीं है, तो यहाँ क्या प्रश्नवाचक है। तुम बाजार क्या, ये भी प्रश्नवाचक है, ये तो आसान है। इस चिन्ह का प्रयोग संदेह प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कहीं पर संदेह प्रकट किया, क्या क्या कहा, कोई चोर है, जैसे संदेह, जैसे किसी चीज़ को सुन करके जो है संदेह प्रकट किया जाए कि ये बात हो सकती है, तो इस तरह, क्या वो चोर हैं, क्या कहा, वो चोर हैं, इस तरह। विस्मयादि चिन्ह, जहाँ हर्ष हो, यानी विस्मय आश्चर्य की बात हो, हर्ष हो बहुत खुशी की बात हो, घृणा हो किसी चीज़ को देखकर नफरत हो रही हो, भय, डर, संबोधन, आश्चर्य, व्यंग्य की सूचना देने वाले वाक्यों को भी क्या कहा जाता है, विस्मयादि बोधक कहा जाता है। लेकिन देखिए यहाँ विस्मयादि बोधक लगा है, देखिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है, यानी कि मतलब हर्ष हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, तुम्हारा कल्याण हो, इसमें जो है क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारा कल्याण हो। इसके बाद है इस चिन्ह का प्रयोग भाव सूचक शब्द के बाद क्रिया किया जाना चाहिए। कभी कभी ये वाक्य के अंत में भी लगाया जाता है, वाक्य के अंत में भी कभी कभी विस्मयादि बोधक लगता है अगर भाव की बात हो तो। अवतरण चिन्ह, जहाँ उद्धरण, जिसे कि जो डबल कामम में घेर दिया जाता है, इकहरा या दोहरा, उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में होता है, जैसे किसी लेखक की रचना, जैसे जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव सामने लिखी तो उसमें एक लगेगा, अभी क्योंकि जयशंकर प्रसाद की रचना है तो जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव सामने की, तो किसी लेखक की अगर रचना बताई जाती है तो इकहरे में होगा। अब कवियों के उपनाम है कि हरिऔध सिंह उपाध्याय, हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो जो उपनाम लगा रहेगा वो भी सिंगल में रहेगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जैसे उपनाम जो लगा वो सिंगल में रहेगा। जब शब्द का प्रयोग पर विशेष बल दिया जाए तो वहाँ भी जो है सिंगल रहेगा। जैसे न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ऋषि गौतम है, तो यहाँ सिंगल रहेगा।
उनके ऊपर विशेष बल दिया जा रहा है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक, कहने का मतलब मेन उन्हीं को बताया जा रहा है। तो वहाँ पर भी जो है ये सिंगल अवतरण लगेगा। उसी को जो है कहते हैं अवतरण चिन्ह या उद्धरण, जो कामा लगाया जाता है, इन्वर्टेड कामा। किसी वाक्य के बीच में विदेशी भाषा के शब्द आ जाएं तो वहाँ भी लगाया जाता है। जैसे मोहन का परीक्षा उत्तीर्ण होना डाउटफुल है, जब कोई विदेशी शब्द आ जाए तो वहाँ पर भी जो है सिंगल उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में होता है। अब आपने पहले तो सिंगल अवतरण का चिन्ह पढ़ा, कहाँ कहाँ लगता है, अब दोहरा भी पढ़ लीजिए। किसी लेखक कवि विचारक के कथन को जब ज्यों का त्यों लिख दिया जाए तो उसे दोहरण अवतरण में बंद कर दिया जाता है, दोहरे अवतरण में। जैसे गांधी जी ने कहा कि करो या मरो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, उसको ज्यों का त्यों लिख दिया गया। पहले एक बार गांधी जी ने कहा था, अब जो है आप बता रहे हो कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि करो या मरो, तो उसे हम डबल में कर देंगे। अब निर्देशक चिन्ह, डायरेक्शन मार्क, इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में होता है। जैसे बोलना, बताना, लिखना, कहना शब्दों के बाद जैसे निर्देशक, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तो निर्देश, अब क्या कहा, कोई निर्देश दे रहे हैं, तो यही दे रहे हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो जहाँ निर्देश दिया जाए। संवादों को लिखने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे संदीप तुम कहाँ रहते हो, जैसे आपस में अगर बात कोई किसी से पूछ रहा है, बात कर रहा है, वहाँ पर भी जो है निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अजय मैं प्रयागराज में रहता हूँ, इस तरह। किसी प्रकार की सूची के पहले, मैट्रिक परीक्षा पास करने से पहले छात्रों के नाम लिखित हैं, संदीप है, अजय है, प्रदीप है, रोहित है, कार्तिक है आदि। अगर किसी की सूची बताई जाए तो वहाँ पर भी जैसे जैसे लोग लिखते नहीं, जैसे किसी चीज़ की परिभाषा लिखी जाती है तो ऐसे मार दिया, इस तरह। जैसे किसी चीज़ को हेडिंग जैसे डाला जाए, या किसी ने जैसे जैसे संदीप तुम कहाँ रहते हो। अगर संवादों की भी बात हो, संवाद लिखना है कि जैसे नाटक वगैरह लिखा जाता है, तो वहाँ पर भी इसका जो है चिन्ह का, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रकार की सूची के पहले, जैसे मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले छात्र अभी सूची बना रहे हैं, तब भी ऐसे कर दिए, संदीप है, अजय है, प्रदीप है, रोहित है, कार्तिक है। जब किसी भी विचार को विभक्त कर बीच में वो उदाहरण दिया जाता है, तो वहाँ दोनों और इसका प्रयोग किया जाता है। संदीप बाजार में कुछ सामान खरीदा, अब क्या खरीदा, संदीप बाजार से कुछ सामान लाया, ऐसे कर दिया। उसके बाद जितने सामान है सब लिख दिया, कुर्सी, टेबल, किताबें, पेन और कापी। अब आ गया हमारा योजक, आठवां अयोजक चिन्ह, जिसे हाइफन कहते हैं। किसी भी द्वितीय या सहचर शब्दों में योजक, योजक मतलब जोड़ना, जैसे माता पिता, बीच में ये लग गया, ये है। जैसे कभी कभी, साथ साथ, बाग बाग, हंसते खेलते, तो बीच में जो युग्म वाला जो है चिन्ह लगेगा वही है योजन, योजक चिन्ह। सामसिक पदों या पुनरुक्त शब्दों के मध्य भी लगता है। जैसे जो समास वाले हैं, जैसे राष्ट्रभक्ति, शुभ लाभ, लाभ हानि, सुख दुख, दिन और रात, इस तरह के। जैसे इस तरह हो तो वहाँ पर भी जो है राष्ट्रभक्ति, शुभ लाभ, लाभ हानि आदि में भी योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, तुलनात्मक में सा सी से पहले, जैसे लिखा जाता है कमल सा, चंदन सा, तो कमल से, यानी जैसे कमल से, यानी जहाँ समानता बताई जा रही है, जैसे कमल से पैर, तो कमल के पहले हम उद्धरण चिन्ह लगा दिए। रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन, यानी जो नीचे लगाई जाती है, जैसे हेडिंग वोडिंग डाल के नीचे ऐसे कर दिया जाता है, मतलब उसे एकदम रेखांकित करके, मतलब उसको शो किया जाता है। तो वाक्य में महत्वपूर्ण रेखा, शब्द, पद, वाक्य रेखांकित कर जाता है, यानी उसे रेखांकन चिन्ह कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में अंडरलाइन कहते हैं। जैसे गोदान,
अब इसको हमें जो है इसको स्पष्ट करना था। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ कृति है। भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी, इसको हाईलाइट हमें करना था, इसलिए हम क्या लगा दिया गया, रेखांकन कर दिया गया। कोष्ठक जिसे हम ब्रैकेट कहते हैं, कोष्ठक के अंदर मुख्यतः उन शब्दों को लिखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी वाक्य से अलग होते हैं। जैसे जैसे है सामर्थ्य, जैसे कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट किया। ब्रैकेट कहाँ कहाँ लगाया जाता है इसको बताया गया है। तो जहाँ कोई शब्द कठिन है तो उसको हम आसान भाषा में लिख दिए कि अगर मान लीजिए नहीं समझ पा रहे हैं तो ये है, तो ऐसी जगह पर प्रयोग किया जाता है। जैसे नाटक में अभिनय आदि प्रकट करते समय मेघनाद, अब कैसे बोला, कुछ आगे बढ़कर, तो वहाँ हम कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। जैसे विषय विभाग सूचक अंगों या अक्षरों को प्रकट करने के लिए संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। अब पूछा गया कि संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद, अब केवल 3 ही भेद पूछा गया, तो हम ब्रैकेट में बता देंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इस तरह। पारिभाषिक शब्दों के अंग्रेजी पर्याय को भी कोष्ठक में लिखा जाता है। जैसे निविदा लिख दिया हिंदी में, अब सभी लोग हिंदी नहीं समझने वाले तो बीच में लिख दिया टेंडर कि आप समझ लीजिए, पर्यायवाची लिख दिया। तो पारिभाषिक शब्दों की अंग्रेजी में पर्याय लिख दिए, जैसे लिख दिया रिलैक्शंस दी गई यानी कि छूट दी गई। इस तरह पारिभाषिक शब्दों को के अंग्रेजी पर्याय को भी कोष्ठक में लिखा। अब ये सब पारिभाषिक शब्द है जो कि कार्यालय और उसमें जो है ऑफिस में प्रयोग किए जाते हैं। हंस पद को त्रुटि बोधक या एरोनियस, जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश का कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है, जो हम ऐसे करते हैं, तो उस स्थान पर हंस पद चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्दों को ऊपर लिख देते हैं। जैसे राम कल दिल्ली गया, तो ऐसे लगा के यहाँ लिख दिए दिल्ली। इस तरह जो जैसे जो शब्द छूट गया उसको हम ऐसे, जो ऐसे का निशान होता है त्रिभुज की तरह, वो हो जाएगा हंस पद या त्रुटि बोधक, यानी कि त्रुटि हो गई इसलिए हम उसको ऊपर लिख रहे हैं। लाघव चिन्ह, संक्षेप चिन्ह, जैसे लिखते हो डॉक्टर, लाघव मतलब आधा कर दिया, छोटा लिख दिया, संक्षेप में कर दिया, तो माइनर साइन। किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर को डॉक्टर लिख दिया, प्रोफेसर को प्रोफेसर लिख दिया, यूपी को उत्तर प्रदेश लिख दिया, इस तरह। अब आगे देखिए, लोप सूचक, जैसे हम लिखते हैं एक लाइन, जैसे कोई लिख दिए, कोई कविता लिख दी और नीचे वाली जो है हम नहीं लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे ऐसे लोप सूचक कर देंगे, ऐसे ऐसे का निशान लगा देते हैं। तो ओमिटेड साइन, जब वाक्य अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना होता है तो लोप चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे मैं टिकट ले आऊँगा पर, अब ऐसे ऐसे कर दिया, साथ नहीं चलूँगा, इस तरह। जैसे कुछ शब्दों का लोप कर दिया तो वहाँ पर ऐसा प्रयोग किया जाता है। विवरण यानी डिस्क्रिप्शन, किसी विषय का विवरण देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृपया नियम का पालन करें, जैसे नीचे इसके बारे में निम्नलिखित बात है, तो इस तरह विवरण नीचे देंगे, मतलब उसके बारे में पूरी डिटेल देंगे, ऊपर लिख दिया कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें। अब जो नीचे डिटेल दी जा रही है, डिस्क्रिप्शन यानी विवरण दिया जा रहा है, तो उसके पहले हम विवरण का चिन्ह लगाते हैं। तो कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें, तो नंबर 1, वाहन तेज गति से न चलाएं। नियम बता रहा है ना, विवरण दे रहा है कि आखिर पालन करें तो कैसा करें। वाहन तेज गति से न चलाएं, वाहन को हमेशा बाएं से चलाएं। तो जहाँ विवरण दिया जाता है किसी चीज़ के बारे में, जैसे हम लोग लिखते नहीं है कि इनके बारे में ये बातें निम्नलिखित हैं, तो ऐसे लगा देते हैं, इस तरह। तो जो इसे विवरण चिन्ह कहते हैं। पुनरुक्त सूचक यानी रिपीटिशन इंडिकेटर, इसका प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य या वाक्यांश को दोबारा लिखने का श्रम बचाने के लिए करते हैं, ऐसे ऐसे। जैसे श्रीमान नरेंद्र मोदी, अब श्रीमान हम बार बार नहीं लिखना चाहते तो उसके नीचे जैसे कि पुनरुक्त यानी दोबारा दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो उसको हम रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं तो रिपीट का साइन लगा दिए, इस तरह। तुल्यता सूचक चिन्ह पैरेलल, जैसे तुल्यता यानी समानता,
किसी शब्द अथवा गणित के अंकों की मध्य की तुल्यता को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अशिक्षित अनपढ़ दोनों बराबर है, जैसे 2 + 4 = 6। अशिक्षित और अनपढ़ अब दोनों बराबर है तो तुलना यानी समानता दिखाएगी। विद्याधनालय बराबर विद्यालय, अब विद्यालय ये भी है, विद्यालय भी तो बराबर समान है, ये तुल्यता बोधक है। समाप्ति सूचक ये साइन है। इसका प्रयोग लेख, कहानी, अध्याय, पुस्तक के अंत में करते हैं, जो कि यह सूचित करता है कि लेख, कहानी, अध्याय और पुस्तक समाप्त हो चुकी है। तो जहाँ अब हमें आगे लिखना ही नहीं है, जहाँ हमें एंड करना है, वहाँ हम ऐसे साइन का प्रयोग करते हैं। ये है समाप्ति सूचक कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। टीका टिप्पणी सूचक, टीका टिप्पणी सूचक में इस तरह का प्रयोग किया जाता है। ये मार्क साइन, जब साहित्य अथवा ग्रंथ टिप्पणी करनी होती है तो उच्च विचार को उद्धृत करके उसके अंत में टिप्पणी सूचक चिन्ह लगा दिया जाता है। तो टीका, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा जो महाकाव्य है, महाभारत, ऐसे लगा दिया गया साइन। पाद बिंदु यानी फुट पॉइंट, हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषा के लिए शब्दों के नीचे पाद बिंदु का प्रयोग किया जाता है। से ताजमहल यानी पाद बिंदु जो नुक्ता लगाया जाता है उसे पाद बिंदु कहते हैं। जो अरबी, फारसी और तुर्की के शब्द होते हैं, जैसे जा लिखा यहाँ जा, तो जा ऐसे में तो हम जा पढ़ रहे हैं, लेकिन जब नुक्ता ला देंगे जा, तो वही अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषा से पहले शब्दों के नीचे हम उसे पाद बिंदु कहते हैं, हिंदी में फुट पॉइंट। तिर्यक चिन्ह, क्रॉस साइन, दो शब्दों के बीच अंत या विकल्प बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। छात्र, छात्रा, महिला, पुरुष, जैसे छात्र, छात्रा, महिला, तिर्यक पुरुष। व्युत्पादक, जैसे दोनों के बीच में अंतर बताना है तो छात्र, छात्रा। व्युत्पादक यानी ग्रेटर थन, शब्द की उत्पत्ति दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कैसे कैसे विकास हुआ कहने का मतलब। तो सबसे व्युत्पादक चिन्ह है ये। जैसे सबसे पहले संस्कृत आई, उस तो पहले संस्कृत आई तो संस्कृत की तरफ मुँह कर दिया, फिर पाली लिखा, फिर पाली आई, फिर पाली के बाद प्राकृत आई, फिर उसके बाद इस तरह जो क्रम पहले रहेगा वही वो व्युत्पादक, जैसे जैसे व्युत्पत्ति होती गई, जैसे जैसे मतलब वो उसका बढ़ता गया, उसकी लाइफ बढ़ती गई। जैसे पहले संस्कृत था, फिर पाली, फिर प्राकृत भाषा आई, फिर खड़ी बोली आई, फिर हिंदी, तो इसमें इसका साइन लगाया जाता है। अब देख लिए, हमने थ्योरी आप लोगों को पढ़ा दिया। अब इसके बाद आप क्वेश्चन हल करिए, देखिए आपको आसानी से क्वेश्चन जो है आ जाएगा। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बस हो गया, रहने दीजिए, ये तो सही है। ऊंच नीच, अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं। ऊंच नीच सही है, अमीर गरीब सही है, समाज की विभाजक रेखाएं हैं। क्या आप घटना के रहने वाले हैं? पटना के, सॉरी, ये भी सही है। वाह, तुम्हारे क्या कहने, तुम ऊपर तक जाओगे। अब वाह लग गया तो यहाँ जो है ये गलत है, यहाँ कामा नहीं लगना था। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो वह गा रही है, ये सही है। नहीं नहीं, जब जब दो दोहराए जाएं तो वहाँ पर अल्प विराम लगता है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, तो ये सही है, ये वाला गलत है। वह दूर से बहुत दूर से, वह दूर से बहुत दूर से, तो यहाँ जो है अर्ध विराम लगना था। जो चाहे करो, बस हमें तंग मत करो, तो जो चाहे करो यहाँ बिल्कुल रुक गया, बस हमें न तंग करो, तो यहाँ अर्ध विराम होगा। लेन देन, विलह, विरह, मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम का प्रयोग किया जाता है? तो लेन देन ये योजक, विरह में मिलन विपरीत है ना, तो इसलिए यहाँ योजक चिन्ह लगेगा। विरह, मिलन, जड़ चेतन, तो यहाँ पर ये चिन्ह लगेगा। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा
वाक्य शुद्ध है। विराट तेज खेलता है, विराट खेलता तेज है, विराट खेलता है, विराट खेलता, ये गलत। तो ये सही है, विराट कर्ता हो गया, कर्म क्रिया, इस तरह ये सही है। दो विपरीतार्थ शब्दों के बीच कौन सा विराम होगा? जैसे दो विपरीत हैं, जैसे खाना पानी, तो खाना पानी के बीच में ये लगेगा योजक चिन्ह। सामसिक पदों में पुनरुक्त शब्द युग्मों के मध्य प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्त जो बार बार आए, जैसे पुनरुक्त, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, यहाँ ये लगेगा पुनरुक्त, यानी सामसिक पद या पुनरुक्त, तो हाँ ऐसे योजक चिन्ह लगेगा। अब देखिए इसके बाद है, किसी भी कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का तो ये बताए ना कि ऐसे मतलब उसको स्पष्ट दिखाने के लिए हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी वाक्य, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इकहरा, कि यही विशेष है, उस पर इकहरा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह ये तो जानते हैं। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा प्रयोग? तो ये योजक चिन्ह होता है जो बीच में लगता है। उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी है? तो यहाँ ये लगेगा योजक चिन्ह। योजक, योजक नहीं है भाई, इसको अवतरण। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो है पूर्ण विराम। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, यानी जहाँ वाक्य बिल्कुल समाप्त हो जाए, वहाँ होगा पूर्ण विराम। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति शब्दों के बीच में कौन से, जैसे धीरे धीरे भी हमने बताया, तो यहाँ योजक लगेगा। संज्ञा के द्योरुक्ति हो तो उसके बीच कौन सा चिन्ह होगा? यानी दो रुक्त, जैसे राम राम, तो यहाँ योजक होगा। हिंदी में अल्पविराम का चिन्ह कौन सा है? ये यही है। कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का प्रयोग क्या होता है? कोष्ठक में ये जो चिन्ह लगा ऐसे, ये विस्मयादि होता है। अरे वाह, ये विस्मयादि है। मनोविकार सूचक वाक्यों में विस्मयादि बोधक का प्रयोग होता है। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता बताने के लिए नीचे एक रेखा जो खींची जाती है, तो उसके जो अध माने होता है नीचे, तो अधोरेखा नीचे खींची जाएगी। निम्न में से निर्देशक चिन्ह, ये निर्देशक चिन्ह या चाहे अवतरण चिन्ह। कोष्ठांकित विराम चिन्ह का प्रयोग, ये जो कोष्ठ में अंकित चिन्ह है, ये एक ऐसा है, ये अर्धविराम है। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है ये वाला तुल्यता सूचक में। रेखांकित, ये ऐसे ऐसे हमने आपको बताया था, ये लोप चिन्ह है। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो। अब देखिए आपने वहाँ पढ़ा था ना, यहाँ पर अल्प विराम लग जाएगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो ये इसको हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं या कन्वर्टेड कामा। विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम चलेंगे, उठे पर रुक जाना है और ये लगभग लगना है। सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम चलेंगे, ये सही है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? तो मैं मनुष्यता से मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की इच्छा नहीं है, सही है। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, ये भी सही है। सुनो सुनो, वह गा रही है। किसमें विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? तो प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूँ, तो प्रिय महाशय यहाँ जो है ये लगना था, ये। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो निर्देशक चिन्ह भी होता है, लाघव भी होता है, विवरण भी होता है, उपदेशक नहीं होता। हर्ष शोक घृणा भाव को सूचित करने वाले शब्दों वाक्यों के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हर विस्मयादिबोधक। लिखते समय बीच में कोई शब्द छूट जाता है तो वहाँ उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसे लिख दिया जाता है? तो ये हंस पद, ये वाला। किस वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं, तुम कहाँ रहते हो?
रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि हैं। तो किस वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ? तो उसने कहा यहाँ ऐसे होना चाहिए था, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये गलत है, बाकी सब सही है। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ सिंगल लगना था। ये गलत है, बाकी आप कानपुर कब आए? वाह, आपने तो कमाल कर दिया। राम श्याम और विजय सही है सब। किस स्थिति में अवतरण चिन्ह का प्रयोग सामान्यता नहीं होता? अप्रचलित विशेष शब्दों में सही है। किसी के महत्वपूर्ण वचन उद्धृत करने में अवतरण का प्रयोग होता, सही है। रचना का अनुवाद करते समय ये नहीं होता। व्यक्तियों के उपनामों में सही है। लिखते हुए किसी वाक्य के छूट जाने पर उसे लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हंस पद का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? अल्प विराम का प्रयोग किसी वाक्यांश या उपवाक्य को अलग करने में किया जाता है, सही है। लेखन में कोई शब्द छूट जाता है तो उसे दिखाने में हंस पद का प्रयोग होता है, ये वाला सही है। किसी व्यक्ति का उपनाम इकहरे उद्धरण के साथ होता है, सही है। द्वंद्व समास के पदों के बीच निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये गलत है, योजक लगता है। हंस पद या विस्मरण चिन्ह, विस्मरण का मतलब जैसे कि जो स्मृति से बाहर हो जाए, नहीं भूल जाए। किसी से प्रश्न करते हुए, किसी से संबोधित करते हुए, किसी के कथन को उद्धृत करते हुए, लिखते समय जो छूट जाए, हाँ इसमें प्रयोग होता है। निम्न में से किसमें विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? प्रश्नवाचक में नहीं होता। किस वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह नहीं हुए हैं? तो राम घर पर आया है या नहीं पूछ रहा है ये, इसलिए यहाँ वो नहीं है कब क्या, लेकिन पूछ रहा राम घर पर है या नहीं। हमें माता पिता की सेवा करनी, यहाँ बीच में योजक लगेगा। रामधारी सिंह दिनकर रोज की कवि है, सही है। पुरुषार्थ है, ये भी सही है। 4 है धर्मार्थ कामोश। किस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग? मुंह में निधर आओ, हवा चली, पानी वर्षा और ओले गिरे, हाय यहाँ ये लगना है, उसने कहा यहाँ ये लगना है, या ऐसे भी कर देना है, उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। किसी कवि ने लिखा राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ये जो है नहीं सही है। किसी कवि ने लिखा, ये सही है। कथन को उद्धत करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, उद्धरण चिन्ह, ये सही है। आना जाना में क्या है? योजक चिन्ह, ये बीच में लगना था। निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग एकाधिक पदबंधों से अलग दिखाने के लिए होता है? तो वो ऐसे ऐसे, जैसे राम सीता श्याम, ये अल्प विराम। किसी वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है, विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है। उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है या भी नहीं, ये गलत है। इनमें अर्धविराम कौन सा है? ये है। आज फ्रेंड्स इतना ही। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। जो कुछ कमियाँ हों उन्हें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, धन्यवाद।